Hello everyone, I am Dr. Sunita Chapula Shukla, the founder director of Mumbai Allergy Center at Dadar, मुंबई। आज हम हाउस डस्ट माइट एलर्जी की बात करेंगे जो विश्व भर में सबसे कॉमन एलर्जन है जिसके वजह से हमें नाक की या छाती की या चमड़ी की एलर्जी होती है। हाउस डस्ट माइट माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स होते हैं, यानी कि ये इतने छोटे हैं कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते और इन्हें देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप लगता है। तो ये हाउस डस्ट माइट ज़्यादा करके 3 प्रकार के होते हैं, डीएफ, डीपी और ब्लूमिया। जहाँ हम रहते हैं वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, स्टोर हो। उससे ज़्यादा हमारे जो बेड है, जो मैट्रेस है, पिल्लोज, ब्लैंकेट्स, बेडशीट, कर्टेंस मतलब पर्दे, अगर आपका सोफ़ा कपड़े का है उसमें, गलीचे, सॉफ्ट टॉयज़, ये सब में पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? डस्ट माइट्स की आंखें नहीं होती हैं, तो वो उनको सनलाइट से डस्ट माइट्स को एलर्जी है। तो जहाँ पे भी अंधेरा होगा, नमी होगी, सनलाइट या सूरज की किरण नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पे ये डस्ट माइट पनपते हैं। तो जो अपना जो गद्दा होता है, जो मैट्रेस होता है बेड पे, ये सबसे अच्छी जगह है इनके पनपने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उधर ना तो लाइट जाती है और खूब नमी रहती है उस जगह पे। इसलिए आप पाएंगे कि कई बार जो डस्ट माइट एलर्जी है वो बारिश में या ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है नमी के कारण, क्योंकि जितनी नमी होगी और लाइट कम होगी उतने ये डस्ट माइट पनपते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये डस्ट माइट्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो है अवॉइडेंस मेजर्स। आप कुछ ऐसा तरीका अपनाइए जिससे आपके घर में ये डस्ट माइट कम हो जाए। इन्हें पूरी तरीके से तो नहीं निकाला जा सकता है, बट हाँ, इनकी क्वांटिटीज़ हम कम कर सकते हैं। तो हम घर के एक एक हिस्से के हिसाब से बताएंगे विच इज़ द बेस्ट वे टू डिक्रीज दिस डस्ट माइट्स। सो कमिंग टू द बेडरूम फर्स्ट, क्योंकि बेडरूम में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आपका मैट्रेस या आपके जो गद्दा है, बेड का गद्दा, अगर वो 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप प्लीज़ उसे बदली करिए। जो चादर आप बेड पे बिछा रहे हैं उसे हफ्ते में 1 या 2 बार गर्म पानी में धोइए। गर्म पानी मतलब खौलता हुआ पानी की ज़रूरत नहीं है। एनीथिंग अबाउट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस इज़ गुड। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है जिसमें गर्म पानी का ऑप्शन है तो आप ये बेडशीट को उसमें धोइएगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप उठते हैं या बेड क्लीन करते हैं, आप कभी भी अपनी चादर को ऐसे ज़ोर से जो हम झटकाते हैं क्लीन करने के लिए वैसे ना करिए, क्योंकि इसमें जितने भी डस्ट माइट्स या उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो हवा में रिलीज़ होते हैं। और अगर जिस इंसान को एलर्जी है, चाहे वो नाक की एलर्जी है या अस्थमा है, ऐसा करने से उसकी एलर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स पूरे हवा में घूम जाते हैं। तो यूजली जब आपको चादर धोनी है, आप चादर को बेड से निकालिए और आप उसको गर्म पानी में डाल दीजिए या वॉशिंग मशीन में डाल के जो हॉट वाटर फंक्शन है वो आप यूज़ करिए। चादर जब धुल जाती है तो उसे सनलाइट में आप सुखाइए। हम इंडियंस बहुत भाग्यशाली है कि हमारे पास इतनी सूरज की रोशनी है, कभी उसकी कमी नहीं पड़ती है, चाहे कोई भी मौसम हो। तो ये जो चादर है आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे सूरज की रोशनी में सुखाएंगे तो जितने भी डस्ट माइट्स हैं वो काफ़ी उसमें मर जाएंगे और अपने को फिर तकलीफ भी नहीं देंगे वो। और इसको सुखाने के बाद आप घर में लेके आइए और पेशेंट के बेड पे बिछा दीजिए। कई बार हमारे बेडरूम में गलीचे होते हैं, तो ये गलीचे का भी यही रहता है, हम साल में 1 या 2 ही बार उनको धोते हैं। और अगर आपके बेडरूम या हॉल में बड़े बड़े पर्दे हैं जो काफ़ी मोटे कपड़े के बने हुए हैं जो बहुत कम धुलते हैं, इसमें भी डस्ट माइट्स होते हैं। सेम थिंग अप्लाइज टू आर लिविंग रूम। अगर हम हॉल में आए या मेन रूम में आए, तो अगर हमारा सोफ़ा है जो कपड़े का बना है, जो उस पर हम दरी बिछाते हैं, या जो मोटा कपड़ा होता है या जो गलीचा होता है, ये सब में डस्ट माइट्स भर भर के हज़ारों लाखों की मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आपके घर में किसी को भी एलर्जिक राइनाइटिस या एलर्जिक अस्थमा है तो आप प्लीज़ गलीचा निकाल दीजिए। सोफ़ा भी आप लेदर, सिंथेटिक मटेरियल, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उस चीज़ का बनवाइए। और वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि आप एक गीला कपड़ा लेके उसको जस्ट सिंपली वाइप कर दें ताकि कोई भी डस्ट माइट उसके ऊपर एक्यूमुलेट ना हो। जितने रेशे होंगे, कपड़ा होगा, तो ये डस्ट माइट्स के जो क्लॉज होते हैं वो उसके पकड़ के उस पर क्लिंग कर जाते हैं और वो कपड़े को जल्दी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए
जिन्हें भी इनकी एलर्जी है, अपना जो सोफ़ा है आप आर्टिफिशियल लेदर या सिंथेटिक मटेरियल का प्लीज़ बनवाइएगा। कई बार बच्चों के पास सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं जो कई सालों से हैं। ये सॉफ्ट टॉयज़ में जिसमें अंदर रुई भरी होती है, उसमें भी डस्ट माइट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका भी सेम तरीका है, आप उसको गर्म पानी में धोइए और उसको धूप में सुखाइए। कई बार सॉफ्ट जहाँ पे धूप या सनलाइट बहुत कम है, वहाँ पे हम ये सॉफ्ट टॉयज़ को एक दिन फ्रीज़र में रख देते हैं, जिससे वो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होने से भी ये डस्ट माइट्स मर जाते हैं। बट एज आई सेड, इंडिया में धूप की कमी नहीं है, तो आप प्लीज़ पूरे धूप का लाभ उठाइए और जहाँ पे भी आप अपनी चीज़ें जिसमें डस्ट माइट्स है वो रखेंगे तो मर जाएंगे। इंडिया में ये पुरानी सभ्यता थी कि हम हमेशा अपने गद्दे और ये जब भी उनको साफ़ करते थे धूप में सुखाया जाता था। ये जो डस्ट माइट्स है ये हमारी चमड़ी खाते हैं, तो यूजली जब भी हम बेड या सोफ़ा पे बैठ रहे हैं, इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस कि जो स्किन के जो सेल्स हैं वो इन पे गिरते हैं, जिनको डस्ट माइट्स खा के जीते हैं। दुनिया में कई जगहों पे डस्ट माइट्स के लिए स्पेशल कवर बनाए जाते हैं, जिन्हें आप अपने मैट्रेस, पिल्लोज़ और ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं। ये कुछ इस प्रकार के कवर होते हैं। ये प्लास्टिक भी नहीं होता है, ये कॉटन भी नहीं होता है, ये स्पेशल मटेरियल से बनता है, क्योंकि इसके जो पोर्स होते हैं, जो रेशों के बीच में जो छोटी छोटी जगहों हैं, इससे डस्ट माइट अपने मैट्रेस या बेड से आपके शरीर के कांटेक्ट में नहीं आते हैं। ये इंडिया में कुछ जगह पे अवेलेबल है और फॉरेन में तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप एक सिंपल प्लास्टिक की पन्नी भी अपने बेड पे लगा सकते हैं, पर वो थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि आप बेड में सो रहे हैं, पलट रहे हैं, तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ये कुछ चीज़ें थी बेडरूम और लिविंग रूम के लिए। कई बार हम अपने बहुत सारा जो कपड़े हैं हमारे कबर्ड्स में रहते हैं, और या जो आपने चादरें हैं, ब्लैंकेट्स रखा है, ठंड शुरू हुई, कोई मेहमान आया तो आपने अंदर से चादरें या ब्लैंकेट्स निकाले और डायरेक्टली यूज़ कर लिया। इसमें हज़ारों की मात्रा में डस्ट माइट होते हैं, तो अगर जिसे किसी को एलर्जी है, उसने अगर वो ब्लैंकेट या कंबल ओढ़ लिया या वो रज़ाई ओढ़ ली, तो उसे इमीडिएटली सीवियर एलर्जी हो जाएगी। तो कभी भी आप चाहे आपका वो जैकेट हो, कोई भी कपड़ा हो जो बहुत महीनों से एक कबर्ड में बंद है, जिसको आपने यूज़ नहीं किया और क्लीन नहीं किया है, तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करने से पहले आप उसको पहले निकालिए, अच्छे से वॉश करिए, धूप में सुखाइए और फिर ही यूज़ करिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम घर की सफाई कर रहे हैं तो वो धूल मिट्टी से भी लोगों को तकलीफ़ होती है। ये जो धूल है वो यूजुअली उसमें डस्ट माइट्स होते हैं, इसलिए उसकी तकलीफ़ होती है। बाहर की धूल मिट्टी और घर की धूल मिट्टी में बहुत डिफरेंस है। बाहर की जो धूल होती है उसमें पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो खास करके ट्रैफिक के पॉल्यूटेंट्स हैं, वेयर जो घर की मिट्टी होती है उसमें डस्ट माइट्स होते हैं। तो जब पहली बात तो आप घर की सफाई तब करिए जब जिस इंसान को एलर्जी है डस्ट माइट्स की, वो घर पे ना रहे, उस टाइम आप क्लीनिंग करिए। हमारे संस्कृति में हम पहले झाड़ू मारते हैं, फिर हम गीला पोछा लगाते हैं। इसमें आप पहले गीला पोछा लगाइए ताकि जो धूल मिट्टी है वो ना उड़े, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर अच्छा क्वालिटी का आप वैक्यूम क्लीनर ले जिसमें हेपा फिल्टर होता है, ये भी क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर से वो सारी जो गंदगी है वो सक कर लेता है और वो आपके आसपास कमरे में या वो फैलती नहीं है। तो ये भी एलर्जी के पेशेंट्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ये सब जो है डस्ट माइट के कम करने के तरीके हैं। डस्ट माइट एलर्जी को परमानेंटली जड़ से निकाला जा सकता है। उसके लिए हम डिसेंसिटाइजेशन या टॉलरेंस प्रोसीजर करते हैं, जिसे एलर्जन इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है। इससे डस्ट माइट एलर्जी जड़ से निकल जाती है, सिम्टम्स कम हो जाते हैं, दवाइयों का यूज़ बहुत कम हो जाता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो और आप कोई भी एलर्जी के टॉपिक पे कोई लेक्चर सुनना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, आप प्लीज़ मैसेज करिए। I will be happy to post a video on that. Thank you and best wishes.